हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज नंबर सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक है। सबसे पहले ये हमारे कुछ टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द 6 डिजिट नंबर 7x1yy ऐसा करके दिया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 76 भले ही हो, ये एक पूरा पेपर था 1 से लेकर 100 तक का, तो 76 नंबर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स का पार्ट। तो अपन को क्या दिया हुआ है, द 6 डिजिट नंबर 7x1yy इज अ मल्टीपल ऑफ 33। मतलब ये 33 का मल्टीपल है फॉर द नॉन जीरो डिजिट्स। ये नॉन जीरो डिजिट्स है x एंड y। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो इसमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x प्लस वाई। और जबकि मुझे नॉन जीरो डिजिट्स कह दिया, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब ये जीरो तो नहीं होगी, ये भी कह चुका है। अब 33 को सबसे पहले कैसे देखेंगे। देखो, एग्जाम में किस किस के मल्टीपल पूछते हैं, पहले तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा कोई नंबर मल्टीपल में नहीं पूछेगा। वो नंबर ये है, हम 2 का जानते हैं डिवाइड कैसे देना है, तो 2 का आ सकता है। फिर 2, 4, 8, 16, 2 की पावर जानते हैं। फिर 3 की पावर जानते हैं, 3, 9, ये चलेगा। और 3 की पावर में नहीं, 3 और 9 का ही दिमाग में रखना कि भाई सब अंकों को जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो रहा है तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। सेम लॉजिक 9 में चलता है। जो 2 की पावर में चलता है वही 5 की पावर में चलता है, तो इसका लॉजिक आ सकता है। और एक 37 एक ऐसा नंबर है जिसका 37 इंटू 3 111 होता है, तो उसको यूज करता है वो। और एक नंबर और बताऊं तो आपको है 11। इन्हीं में पूछता है, जो भी डिविजिबिलिटी पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। अब देखो 33 जो नंबर बना है वो किससे बना है, 11 और 3 से बना है। 11 और 3 से बना है तो 11 इंटू 3 आपका 33 हो गया। 11 इंटू 3 आपका 33 हो गया। तो ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले 11 से देख लेते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी होने के लिए क्या चाहिए। 11 से होने का मतलब देखो, नंबर 7x1yy x, तो ये नंबर एक छोड़कर एक। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, ये एक छोड़ के एक देखना है, x y x इन सबको जोड़ना है। इन सब को अपन ने ऐड किया और फिर अपन ने माइनस किया। माइनस कौन सा करेंगे, एक छोड़ के। अब यहाँ से वाई 1 और 7, तो वाई +1 +7, इसका जो डिफरेंस है वो या तो जीरो आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी चलेगा। या तो जीरो आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी चलेगा। तो चलिए, y से y कट गया तो मेरे पास क्या आया, 2x - 8 = 2। अब देखो, ये जीरो भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। दो केस है मेरे पास, जीरो और 11। ये 22 वगैरह आएगा नहीं। देखो 11 क्यों नहीं आएगा, 22 आपको, सर वो भी आ सकता है, मैं आपको सारा समझाता हूँ। जीरो अगर आ गया तो 2x = 8, x कितना हो गया 4, x की वैल्यू निकलती है। यहाँ अगर आपने 11 लिखा तो 2x = 19, x = 8.5 हुआ। और x एक डिजिट है, नंबर नहीं है। डिजिट पॉइंट में नहीं होती है, 0 से लेकर 9, तो ये डिजिट कैसे होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। तो एक तो मुझे पता चल गया x मेरा 4 है। अब अगर x 4 है तो इन सभी नंबर को अभी आपने जोड़ा ना भाई, एक तो ये रहा पोर्शन, एक ये रहा, वापस से मत जोड़ना। 11 में आपने दो डिजिट अलग अलग लिए तो उसका फायदा उठाए, ये पूरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अभी देखो, ये डिजिट अपने लिए कितनी है, x की वैल्यू 4 है तो 4 4 8 + y, ये नंबर है। अब हमको सारे डिजिट जोड़नी है ना, तो यहाँ लिखी भी तो है जोड़ के, ये 8 + y, तो ये भी 8 + y। और ये नंबर जो है मेरा पूरा, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। कंफ्यूजन मत होना, ये क्या है, आपने इन सभी को जोड़ा और जोड़ने पर ये आएगा। पर मैंने यहां से क्यों उठाया कि आधे नंबर जोड़ के यहां लिखे, मैं आधे जोड़ के यहां लिखे, तो वापस क्यों जोड़ू, इन्हीं को जोड़ लो। ये सारे नंबर, सारे डिजिट्स आपस में जुड़ गई। सारे डिजिट्स जुड़ करके ये नंबर 3 का मल्टीपल आएगा तो ही 3 से डिविजिबल होगा। तो ये हो गया 16 + 2y। अब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो आप देखो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो 16 + 2y में क्या y1 लोगे तो बैठ जाएगा, बिल्कुल। कि सर y1 लूंगा तो मेरे सेट हो गया 16 + 2 18, जो कि 3 से डिविजिबल होता है। दो लूंगा तो बैठेगा क्या, 2 × 2 4, 16 + 4 20। दो लूंगा तो नहीं बैठेगा। साथ साथ ऑप्शन देखते रहना, x की वैल्यू कितनी आ गई,
4 y1 आ गया, तो एक तो मुझे मिल गया 4 + 1 5। लेकिन अगर 4 में 2 भी आपने जोड़ दिया, सपोज 2 भी जोड़ दिया, तो 6 आ जाएगा। 6 मेरे पास है ही नहीं। इसका मीनिंग ये हो गया कि y यूं भी मेरे पास 1 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि कोई और सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको करेगा। देखो धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ोगे, 3 इंटू 2 6, तो 6 और 16 22 नहीं करेगा। 4 इंटू 2 8, 16 और 8 24 कर गया सेटिस्फाई। मतलब y की वैल्यू 4 आएगी, वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो y की वैल्यू 4, तो 4 + 4 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8 भी हो सकती थी। पर मुझे पूछा इन ऑप्शन में से कौन सा संभावित मान हो सकता था, संभावित मान 5 होगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है। द गर्ल wants to plant trees in her garden in rows in such a way that each row has the same number of trees। कहने का मतलब है कि उसने पंक्तियों में पेड़ लगाए और हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान रखी। पहले पंक्ति में, पहली वाली रो में अगर 4 पेड़ लगाए, तो हर रो में उसने 4 4 पेड़ ही लगाए होंगे, ऐसा वो कह रहा है। अब बगीचे में उसने कहा कि पंक्तियां कितनी हैं, 10, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने लगाए, 12। इसका मतलब ये हो गया कि कुल पेड़ों की संख्या 10 इंटू 12, मत निकालना 120, 10 इंटू 12 इतने पेड़ है। अब बगीचे में 5 और पंक्तियां बना दी। पेड़ बढ़े क्या कहीं? पेड़ नहीं बढ़े, पेड़ उतने ही हैं। 5 पंक्तियां और बढ़ा दी, तो 10 पंक्तियां थी। अब पंक्तियां हो गई 15। तो हर पंक्ति में पेड़ कितने होंगे? ये 5 के टेबल से गया 2, ये 3, ये 4, 4 इंटू 2 8। इतना सा ये क्वेश्चन था। और आप देख रहे हैं हर एक के आगे ईयर मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह आया हुआ है। हमने रैंडम क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए आंसर 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? अब ऐसे नंबर में देखना कौन सबसे छोटा है भारी काम है, क्योंकि मैं किसी का भी 1/3 1/2 अंदाजा लगा सकता हूं, जब तक वो नंबर परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो। लेकिन 1/6 तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते अपन कितना होगा। तो क्या करना है? बहुत बेसिक काम। पावर में अगर 1/3 नहीं होकर के 3 होता तो मेरा काम बैठ जाता ना। तो अपन 1 वाली चीजों को हटा देते हैं। भैया 3 2 6 और 12, इनका एलसीएम 12 है। इन सभी को अपन क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 12 से मल्टीप्लाई करने पर देखो नंबर क्या क्या आएंगे, 14 की पावर 4, 12 की पावर 6, 16 की पावर 2, और 25 की पावर 1। और अब बहुत इजीली पता चल गया कि ये नंबर सबसे छोटा है। इसका मतलब 25 की पावर 1/12 सबसे छोटा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना आपको अच्छे से पता है। अब देखो निकालना कैसे। उसने क्या कहा कि आपको 2 फैक्टर छोड़ने हैं, 1 और 720। तो 720 के जितने भी फैक्टर्स टोटल आएंगे उसमें -2 कर लेना, कि भाई 1 और 720 मुझे काउंट नहीं करने हैं। अब 720 के गुणनखंड है कितने? देखो 720 को पहले तोड़ो। एक नॉर्मल व्यक्ति फटाफट ऐसे ही तोड़ेगा। फिर 72 को लिखेगा 8 इंटू 9, और 10 को लिखेगा 5 इंटू 2। अपन को क्या करना होता है, सबको 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने भी 2 है सबको एक साथ लिखना है, जितने भी 3 है उनको एक साथ लिखना है, ये काम करना होता है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये 5, और ये 2 की पावर 1। तो ये 2 की पावर कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 की पावर 1 है। अगर आपको फैक्टर्स चाहिए तो फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं अपन? फैक्टर के लिए अपन सिंपल सा काम करेंगे, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे। जो भी पावर है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, और इन सभी को आपस में क्या कर ले में, मल्टीप्लाई कर ले। यही तरीका है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। 15 इंटू 2 30, टोटल 30 फैक्टर होंगे। और 30 में से ये 2 फैक्टर मुझे काउंट ही नहीं करने हैं, तो कितने हो गए, 28। पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी कभी कभार यही पता नहीं चलता फैक्टर कहते किसको है, गुणनखंड है ही कौन कौन से। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ।
जैसे एक नंबर मैंने लिया 12। अब 12 के कौन कौन से फैक्टर्स है, जिनकी टेबल में 12 आता है वो 12 के फैक्टर्स है, बात खत्म हो गई। 1 की टेबल में आता है, राइट। 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 12 की टेबल में। तो ये सारे की टेबल में फैक्टर्स मतलब 12 आता है। तो ये 12 के फैक्टर्स है, गुणनखंड है। कितने हैं? 6 गुणनखंड है। 1 2 3 4 5 6। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो भी 6 ही आएगा, कुछ भी गलत नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इंटू में कहीं भी 1 मत लेना। 5 इंटू 3 इंटू सॉरी ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 इंटू, ऐसा नहीं कि 1 की पावर चल रहा है, वो 1 की पावर नहीं। वो आप 1 की पावर कभी नहीं लिखेंगे। 1 की पावर तो अपन कितना भी लिख सकते हैं, और उसमें अगर +1 कर दिया तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है कि इफ द 7 डिजिट नंबर 52A6B7C इज डिविजिबल बाय 33। अभी थोड़ी देर पहले 33 का मैंने मीनिंग समझा दिया। 3 इंटू 11 करना है, मतलब 33 को आप 3 इंटू 11 के हिसाब से देखो। तो सबसे पहले 11 के हिसाब से इसको देख ले। 52A6B7C, ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, और हम इसको 11 के रूप में देखते हैं कि ये 11 का डिविजिबल मतलब डिविजिबल 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो C प्लस बी प्लस ए प्लस 5, मेरे पास नंबर आया C प्लस बी प्लस ए प्लस 5 माइनस 7 + 6 + 2, ये आया नंबर। इक्वल टू या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। अभी अपन इक्वल टू में कुछ भी नहीं लिखते हैं, अपन इसको ऐसे ही रखते हैं। C+B+A +5। अब देखो, ये 7 6 13, 13 और 2 15 हो गया। 5 में से 15 गया तो कितना आ गया? माइनस का 10 आ गया। तो C+B+A -10 इक्वल टू, अब यहां पर जीरो भी हो सकता है, तो अपन एक बार अगर जीरो लेवें तो C+B+A कितना आ गया? 10 आ गया। क्योंकि ABC डिजिट्स है, ज़्यादा बड़ा नंबर लेने से प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा नंबर ले नहीं पाएंगे। आप कहोगे सर 11 ले लें, ले लो। 11 + 10 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखो, 11 + 10 अगर ले लिया तो 21 हो जाएगा। अब CBA में मुझे देखो क्या बोला हुआ है, ABC अभाज्य है, प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर मेरे पास 1 से लेकर 10 तक लिमिटेड है। बड़े से बड़े प्राइम नंबर भी लूंगा तो 3 5 7, इससे बड़ा प्राइम नंबर आपके पास नहीं है अवेलेबल, क्योंकि आपको डिजिट लिखनी है। ABC डिजिट है, नंबर नहीं है। तो 7 5 12 और 3 13, तो 13 ही हुआ। तो 13 के हिसाब से तो 21 बैठेगा नहीं कभी। तो इसलिए अपन ने क्या किया, इसको जीरो लेके इसको सिर्फ 10 के बराबर किया, वहां अपन ने 11 नहीं माना। क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर 11 भी तो ले सकते हैं, आपने जीरो क्यों लिया? अब अपन ने जीरो लेके C+B+A 10 कह दिया। अब C+B+A अगर आप देखो और हम प्राइम नंबर के हिसाब से चले तो प्राइम नंबर है 2 3 5, इन सब का सम 10 बनता है। कि सर आपने इतना जल्दी कैसे निकाल दिया? अरे 1 से लेकर 10 तक में प्राइम नंबर है ही लिमिटेड। अब इनमें से ऐसी 3 संख्याएं उठानी है जिनका सम 10 हो, तो कोई भी उठा लेगा। 2 3 5 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 2 3 5 अपन ने उठा ली, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते कि 2 कौन है, 3 कौन है, 5 कौन है। आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है वहां पे? 2A + 3B + C का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ली जानी है। अब मैक्सिमम के लिए जो 3 गुना हो रहा है उसको बड़ी से बड़ी वैल्यू दो। इसका मतलब बी में कितना मानूंगा? 5। क्यों मानूंगा? कि 3B जितना बड़ा हो सकता है वो उतना बड़ा हो जाए। तो 3B मतलब 3 × 5 15। ए कितना मानूंगा? 2A और सी के पास कोई भी आगे नंबर नहीं है, पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर सी का कोई कोफिशियंट नहीं है, कोई गुणक नहीं है, ए का गुणक 2 है, तो ऑब्वियस है। अब मुझे अगर मानना हुआ तो ए को 3 मानूंगा और सी को 2 मानूंगा। ये मानने से मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो 2A का मतलब कितना हो गया? ए को मैंने 3 माना तो 2A 6 हो गया। और ये जो सी बचा है, सी बचा आपके, वो कितना हो गया? नॉर्मली 2 आ गया। अब 15 6 21, 21 और 2 23, तो अपना आंसर कितना हो गया? 23। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको पता नहीं है। पॉइंट यह है, अप्लाई कैसे करना है फटाफट ये सीखना होता है। पता सब कुछ है, फटाफट कैसे निकालना है अपन को ये देखना है।
चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई श्रृंखला में S1 और S2 के बीच सभी उभयनिष्ठ पदों का योग ज्ञात करें। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले सम निकालना सिखा देता हूँ कि सम किसी भी चीज का कैसे निकालें अगर वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो, क्योंकि ये आता है एवरेज के अंदर, है ना। अपन सोचते हैं नंबर सिस्टम है, अरे नंबर सिस्टम है ठीक है, अपन को फॉर्मूला नहीं लगाना है, अपन को चीज सीखनी है। तो पहले अपन, सॉरी, हाँ, पहले अपन क्या करते हैं, इसमें एक चीज सीख लेते हैं नंबर सिस्टम में, कि अगर मुझे सीरीज दी हुई हो ऐसी 7 + 11 + 15, ऐसा करके मुझे बोल दिया, और मुझे ये बोला है कि ये सीरीज जा रही है सपोज आपके 91 तक। अब मुझे निकालना है कि टोटल सम कितना होगा। तो सम निकालने का तरीका समझ लो, देखो जो जो तरीके बता रहा हूँ वो तरीके सारे समझ लो। सम निकालने का तरीका है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ये हमेशा अपन को एवरेज देगा। अब ये कब कब एवरेज देगा, ये एवरेज तभी देगा जब यहां पर एपी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसका गैप लगातार मेंटेन रहे, सेम रहे, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, लगातार 4 4 का गैप है, बात 4 की नहीं है, गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप लगातार सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। उसका योग निकालने का फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है। तरीका क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ गया। अगर अब एवरेज आ गया तो इसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात रही सर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकालते हैं कि 91 में से 7 गया, लास्ट में से फर्स्ट जाएगा तो सारे नंबर काउंट हो गए। अब 91 में से 7 गया तो कितने नंबर आए, 84। अब क्या मुझे सारे नंबर लेने थे क्या, नहीं लेने थे। तो कितने नंबर लेने थे कि सर हर 4 4 के गैप से नंबर लेने थे, तो आप 84 में 4 का भाग दे दो, 21। अब क्या n 21 है, नहीं, n 21 नहीं है। क्यों नहीं है, आपको समझाता हूं। जैसे नंबर 1 से लेकर के 10 तक है, तो इसमें कितनी संख्या है, आप कहोगे सर 10। क्यों, क्योंकि 10 में से आपने एक घटा दिया, 9। तो जब हम रेंज में घटाते हैं ना, तो स्टार्टिंग वाला नंबर जो काउंट करना होता है वो हम हमेशा घटा देते हैं। इसलिए एंड में अपन क्या करते हैं, +1। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, +1, तो आंसर कितना आएगा, 22। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा एन का, पता है क्या पढ़ा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन गैप +1। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया गया। अब क्यों पढ़ाया गया, वो ये था सारा, क्यों फॉर्मूला याद करना, हमको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहां से मुझे पता चल गया कि एन मेरा 22 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, तो मैंने इनटू में 22 किया तो ये सम आ गया। तो सम निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या, अब दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये मेरे पास है तो मेरा डेटा हो जाएगा। पहला पद क्या है, अंतिम पद क्या है, उससे निकलेगा एवरेज। औसत निकल गया सभी पदों का, औसत निकल गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने पद है, तो पदों की संख्या पता होनी चाहिए, बस यही तो करना है आपको। अब ये चीज पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसको समझते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचो कि हर क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं होता। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ मुझे दिया हुआ S1 7 7 का गैप है, +7 +7, ये 7 7 का गैप लगातार चल रहा है, और ये गैप चल रहा है +4 का। और ये क्या क्या रहा है, उभयनिष्ठ पदों का योग करना है। उभयनिष्ठ पद मतलब कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स का मतलब है, जैसे आप देखो इसमें 7 जोड़ो तो 23 आ गया, अगला नंबर। इसमें करो तो 19, 19 के बाद 23, तो यहां पर भी 23 आ गया, तो ये कॉमन है या नहीं है, ये नंबर कॉमन है। अब 23 जो कॉमन है ना, तो ऐसे और भी नंबर बीच में कॉमन आएंगे, उन सभी कॉमन नंबर्स का सम करना है। और यहां हमारा दिमाग एक बार के लिए घूम जाता है, यार कॉमन नंबर का सम कैसे करें, तो समझाते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि पहला नंबर पता करने की कोशिश करें कि पहला नंबर कॉमन कौन सा है, सबसे पहला काम, समझते जाना। सबसे पहला काम यह है कि कॉमन नंबर पहला कौन सा होगा ये पता करें। वो कैसे निकालना है, अभी तो रैंडमली पता चल गया, अपन तरीके से देखते हैं कि पहला नंबर यहाँ क्या है, 2। इस 2 के अंदर आप क्या जोड़ रहे हो, 7 टाइम्स ऑफ x। बार बार 7 जोड़ूंगा ना, कितनी बार 7 जोड़ू, कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो ऐसा करने पर ये किसके बराबर होना चाहिए, कि ये नंबर है 7 और इसमें जोड़ूंगा 4y, इसमें 4 4 का गैप है, और ये किसी ना किसी कंडीशन पे इक्वल हो रहे होंगे। और यहां से देखो 7x
-4y इक्वल टू 5 है। और इतनी बड़ी बात है कि x और y इंटीजर होंगे। x 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या बता रहा है, कितनी बार 7 को जोड़ा, x ये बता रहा है। तो हमें ये तो पता चल रहा है कि x और y इंटीजर है। अब आपकी जो इच्छा हो y की वैल्यू मान लो। सपोज मैंने y को 1 माना, इसको आप ऐसे लिख लो, 7x बराबर 5 + 4y। y को आपको इतना मानना है कि ये जोड़ने पर 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, तभी तो x की वैल्यू भी आएगी, क्योंकि ना x पॉइंट में हो सकता है ना y पॉइंट में हो सकता है। देखो ये नंबर सिस्टम है, संख्याओं के साथ क्या करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। आप कितना जल्दी आप ये निकालते हो ये आपके ऊपर है। y को 1 माना, 5 4 9 नहीं जाएगा। y को 2 माना, 4 दूनी 8 और 5 13 नहीं जाएगा। y को 3 माना, 4 इंटू 3 12 और 5 17 नहीं जाएगा। y को 4 माना, 4 चौक 16 और 5 21 जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी मानी आपने, 4 पुट करा मैंने, 1 2 3 4, कोई रैंडम नंबर नहीं लिया मैंने, पुट करा। y को मैंने 4 लिया, 4 चौक 16 और 5 21, तो 7x बराबर 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आप कहोगे ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी, आएगी, किसने मना किया, बहुत बार आपके कॉमन नंबर आएगा। लेकिन उस इनफाइनाइट को रोकने का तरीका है ना, इसके ऊपर नहीं जाना, बता तो दिया उसने। अब पहला नंबर कहां बराबर हो रहा है, या तो y बराबर 4 या x बराबर 3। x बराबर 3 का मीनिंग समझाता हूं आपको। x बराबर 3 का मतलब है यहां पर x बराबर 3 रखो, 7 या 21 और 2 23। इसका मीनिंग है कि 23 यहां पर भी आ रहा है, और आप y बराबर 4 पुट करना चाहे तो यहां पर भी पुट कर लो, 23 यहां पर भी आ रहा है। तो 23 नंबर पहला नंबर है जो कॉमन है, तो मुझे कॉमन नंबर तो पता चल गया 23 है। अब मेरी जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो 23 से स्टार्ट होगी, कि पहला नंबर तो कॉमन 23 है, अगला कॉमन नंबर कौन सा है। तो ये कितने कितने पद जोड़ रहा है, 7 7 जोड़ रहा है, ये कितने जोड़ रहा है, 4 4। जब तक उन 23 नंबर जो कॉमन है सेम नंबर ऐड नहीं होगा, तो वापस सेम नंबर कभी भी नहीं आएगा। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, कि सर ये तो जोड़ रहा है 7, ये जोड़ रहा है 4, 7 और 4 का एलसीएम 28। मतलब कभी ना कभी इसमें 28 जुड़ेगा हर एक पद में, और इसमें भी कभी ना कभी 28 ऐड होगा। तो ये पता चल गया कि हर 28 के गैप से ये बार बार कॉमन नंबर आता रहेगा। इसका मतलब अगला नंबर 23 + 28, फिर अगला नंबर और 28 जोड़ दो, फिर अगला नंबर और 28 जोड़ दो। तो ये तो मुझे पता चल गया। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ रफ। तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, मेरे पास ये पूरा करने से मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा पहला नंबर जो है वो 23 है, और अब जो नंबर आगे चलेगा वो 28 के हिसाब से चलेगा। तो मुझे क्या क्या मिल गया, पहला नंबर, गैप मिल गया 28 का। अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट नंबर, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। ये दो चीजें अभी भी चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में छोड़ने वाला है, सबसे एंड में करने वाला क्वेश्चन होता है। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे क्या, हाँ करेंगे, मेरे पास टाइम बच गया, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ये आता है क्वेश्चन तो करूंगा, तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो ये +28, अब मैं लास्ट टर्म पे जा रहा हूँ, 23 प्लस ये पहली टर्म, ऐसे जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा, कब तक जुड़ेगा, 632 के बाद तो कॉमन नंबर कभी भी नहीं आएगा ना, कुछ भी हो जाए 632 के बाद कॉमन नंबर पॉसिबल नहीं, 632 के आगे नहीं है। तो 23 में 28 इंटू n-1, क्या है n-1, एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद ये वाला, तो आप 28 कितनी बार जोड़ोगे, एक बार। तो n पद होते हैं संख्याओं में, अगर n पद निकालने हैं तो आप कितनी बार जोड़ोगे 28 को, n-1 बार। और ये नंबर 632 के बराबर हो सकता है या 632 से छोटा हो सकता है, लेकिन ये नंबर 632 से आगे तो नहीं जा सकता ना, जो टोटल आ रहा है वो। यहां से n की वैल्यू आपकी निकलेगी। अब कैसे निकलेगी, 23 + 28 n - 28, और ये 632। 23 में से 28 गए, कितना हो गया, -5, और वहां गया तो +5, मतलब 637, और 28 n। फिर कह रहा हूँ 23 में से 28 गए, -5, वहां गया तो +5, 637 और 28 n। अब यहां से n की वैल्यू निकलेगी 637/28। चलिए अपन भाग देते हैं, पॉइंट में तो जाना ही नहीं है, n पॉइंट में होगा क्या, कभी नहीं होगा। और n की वैल्यू इससे कम होगी या बराबर होगी, तो कितने n होंगे ये देखना है अपन को। देखो, 28 इंटू 2 56, 13 में से 6 गया, 7 आ गया, और ये 77।
28 इंटू 2 56, मतलब कितनी बार गया, 22 बार। तो ये लगभग 22 पॉइंट समथिंग है। तो मैं एन कितना कहूंगा, 22, क्योंकि 23वां मल्टीपल तो मुझे मिलेगा ही नहीं। 23वां जो पद होगा वो 632 से ज्यादा होगा। तो टोटल कितने पद हुए, 22 पद हो गए। तो मुझे एक तो ये पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 22 है, ये भी पता चल गया। इसको पॉज करके लिख लीजिए। देखो मैं हर एक चीज समझा रहा हूँ, इसलिए वो क्वेश्चन लेंथी भी लग रहा है। अगर करने जाएं तो एक क्वेश्चन लगभग टाइम तो लेगा, लेकिन 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम है। लेकिन हाँ, सब कुछ क्लियर हो तो ये टाइम ले सकता है 2 मिनट तक। ठीक है, तो एग्जाम में एंड में करने वाला क्वेश्चन है। इसको पॉज करके लिख लो क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखिए, मुझे दो चीज पता चल गई कि एन 22 है। अब इसके पद कितने हैं, 22 पद है। अब तो बस मुझे लास्ट टर्म बता दो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि भाई लास्ट टर्म कितनी है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। नहीं तो आप फॉर्मूला लगाओगे वहां से भी वही काम होगा। आप 2a+n-1 इंटू डी अपॉन जो भी करेंगे वो ले दे के हो वही रहा है। फॉर्मूला मत लगाना, बाहर n/2 2a+n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ भी मत लिखिएगा। अभी आप देखते रहो क्या हो रहा है। 22 टर्म है, पहली टर्म ये रही। दूसरी टर्म निकालनी हो तो 28 कितनी बार जोड़ते हो, एक बार। 22वां पद निकालना है तो 28 कितनी बार जोड़ोगे, 21 बार। तो 28 इंटू 21 ये आपको करना है। ठीक है, लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। ये 8, ये 4, ये आपका 2 और 16, 16 और 2 18, ये 8 और ये 5, 588। तो अपना अभी तक आ गया 588। अब देखो, ये नंबर है 23 पहला, अगला नंबर आ रहा है 588, और जो गैप है वो 28 का है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 22 है। अब क्या करना होता है, 23 प्लस 528, 588/2, ये आएगा आपका एवरेज। इस गैप की वैसे जरूरत नहीं थी, गैप का तो काम हो गया, 28 का तो अपन ने यूज ले लिया। और इनटू में क्या करना है, 22, बस। वैसे यहाँ पर अपन फायदा ये उठा सकते थे कि सर जब इंटू 22 है तो कितना होगा, इंटू 11 होगा। और कोई 11 का जो मल्टीपल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल एक तो ये है, 4 9 13 6 7 13, 7 और 11 ये है नहीं, 12 और 8 ये है नहीं, 1 और 11 ये है नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए, 6974, ये आंसर आना चाहिए। अब ये तो 11 मिल गया तो अपन ने बोल दिया, पर ये क्वेश्चन इस तरीके से करके आगे बढ़ जाए ये गलत है। तो अपन को पूरा पता होना चाहिए। तो इनको जोड़ेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6974 आ जाएगा। पर मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा है, मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ 8 और 3 11 हो रहा है और 1 इंटू 1 1 आना चाहिए। तो मैंने कहीं तो मिस्टेक करी, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक और होगी तो मैं आपको फिर सॉल्यूशन किसी पीडीएफ के थ्रू दे देंगे। हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो सब कुछ सही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 9 16 वगैरह ये सही आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स 22 ही है ना, 22वीं टर्म अपन ने 588 निकाली है तो सही है, 632 के ऊपर नंबर जाएगा नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स 22 भी सही आ रही है, क्योंकि 21 बार 28 जुड़ा है। मल्टीप्लाई भी चेक कर लेते हैं एक बार नॉर्मल तरीके से करके। ये 56 आ गया तो 588 भी सही लिखा हुआ है। अरे सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी गलती कर दी। मैं बताता हूँ क्या गलती करी। लास्ट टर्म प्रॉपर नहीं निकाली अपन ने, फटाफट में मिस्टेक हो गई। अरे भाई, दूसरी टर्म निकालेंगे तो 28 कितनी बार जोड़ेंगे, एक बार। और अगर 22वीं टर्म निकालेंगे तो 28 कितनी बार जोड़ेंगे, 21 बार। तो 28 × 21 588 जोड़ेंगे। तो अभी इसमें 23 जोड़ो ना, 8 और 3 11, 8 2 10 और 1 11, ये आया 611। तो लास्ट टर्म जो है ना वो 611 है। अब करते हैं 23 प्लस 611/2 इंटू 22। और अब जो आंसर आएगा उसको यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते हैं, 3 और 1 4, 4 1 जा 4। तो आपका आंसर 6974 आ गया। मानता हूँ क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बेसिक एक साथ यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन अपने लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन हाँ एग्जाम में आए तो छोड़ना चाहिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है, देखिए। द नंबर इज 1563241234351, इतना बड़ा नंबर दे दिया। और मुझे क्या बोला कि ये नंबर देखना है
कि किससे डिविजिबल है या नहीं है। कौन कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? एक नंबर 3 बोला हुआ है और एक नंबर 11 बोला हुआ है। मैं फिर से बताता हूँ ऐसे में करना क्या है। पहले 11 को प्रायोरिटी दो। 3 के लिए क्या करोगे आप? सभी डिजिट का सम करोगे ना। उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट तो क्या है, आपने जो सम कर रखा है बस ध्यान रखना। जैसे देखो अब आप 1 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 17। माइनस लगा दो, यही करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23। ये आ गया 4। माइनस का कोई मतलब नहीं है, या तो 0 आए या 11 आए, माइनस में आएगा तो भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 4 आ गया, मतलब ये तो क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 के लिए लोग क्या करेंगे, सभी नंबर को जोड़ेंगे। अरे जोड़ के लिखा हुआ तो है, एक 17 आ रहा है और एक 23 आ रहा है, क्यों ना इन्हीं को जोड़ दो 40। कहाँ दिक्कत है? और 40 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब इन सभी अंकों को जोड़ दें पर 40 आएगा, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो फिर बात हो खत्म हो गई कि ये न तो 3 से विभाज्य है, न ही 11 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू ये दी हुई है, तो x का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक में क्या करना है कि आपको जो यूनिट डिजिट दी हुई है 3 एज इट इज लिख दीजिए। जो पावर है, ये क्यों करना है ये तो अपन टॉपिक में जानते हैं, खैर अभी क्या करना है फटाफट देख लेते हैं। जो पावर है उसमें 4 का भाग देना है। 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो रिमाइंडर 0 नहीं लिख करके रिमाइंडर 4 लिखा जाता है। सेम चीज आगे 7 है, 38 है, 4 का भाग दिया और शेषफल लिखा। फिर ये तो माइनस का था, 7 का स्क्वायर प्लस 6 की पावर है, और यहाँ पर आपका 52 आता है तो रिमाइंडर 2 आ गया 54 के हिसाब से। अब 3 की पावर 4 मतलब 1, 7 का स्क्वायर मीन्स 9 और 6 का स्क्वायर मतलब 6। कभी कभार बच्चा कहता है सर 1 माइनस 9 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 प्लस 6 माइनस का 2 हो गया, तो मेरा आंसर कहीं 2 है क्या? पर 2 ऑप्शन में दिखा नहीं। मेरे हिसाब से तो एग्जामिनर को 2 भी देना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे 2 भी लिख देते और गलती से -2 देते तो वही लिखते। पहली बात तो इकाई संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती। आप नंबर भले ही माइनस में आ जाए, -15, इकाई अंक 5 है, पूरा नंबर ही माइनस का 5 हो तो भी इकाई अंक तो 5 ही है। इकाई अंक का मतलब है वो अंक बताना है, अंक कभी भी प्लस माइनस में नहीं होगा। वो तो डिजिट बता रहा है, नंबर प्लस माइनस में होता है, अंक थोड़ी ना होता है। तो डिजिट हमेशा वही आएगी, और घटाना हमेशा बड़े में से ही छोटा होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 और 6 7 ये दोनों संख्याएं बड़ी है। देखो ये दोनों संख्याएं जुड़ेगी तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, फिर ही घटेगा ये। तो 1 और 6 7 हुआ, 7 में से 9 घटाना मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो अपन ने बोरो लिया, 17 में से 9 घटाया और 8 हुआ। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बताना है ये 266 से डिवाइड हो रही है और प्राप्त करने पर शेषफल क्या आएगा। संख्या क्या दिया देखो अपन को 265। इसको डायरेक्ट कॉपी में भी कैसे लिखना होता है, कोई तो वर्बली डायरेक्ट टिक ही कर देता है। 266 में 265, रिमाइंडर कितना आया -1, और -1 की पावर अगर ऑड है तो इस पूरे का आंसर -1। अब साथ में क्या पड़ा है, प्लस का 9, तो +9 माइनस का 1 कितना हो गया, प्लस का 8। ये मेरा आंसर हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट हो जाएंगे, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड। बहुत सारे क्वेश्चन टाइम लेंगे, पर बहुत सारे नहीं टाइम लेंगे, बहुत कम क्वेश्चन है जो आपका टाइम भी खाएंगे। तो जो टाइम खाते हैं उनको पहले छोड़िए, उनको नहीं करना। जो फटाफट हो रहे हैं पहले उनको कर लीजिए, और उन पे मार्क करके रखिए क्वेश्चन को जो टाइम खा रहे थे, किन पे आप जा सकते हैं। ये सारी प्लानिंग से आप टेस्ट दिया करें। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1481099326 में से घटाने पर संख्या 8 से विभाज्य होगी। अरे भाई, संख्या 8 से विभाज्य का नियम ये कहता है अंतिम 3 अंक मेरे 8 से विभाजित होने चाहिए। अब 326 में 8 का भाग दो तो शेषफल कितना आ रहा है, 6 आएगा। अब 6 शेषफल आ रहा है, 6 ही आ रहा है ना, एक बार देख ले मैं फटाफट। 8, अच्छा 6 ही आ रहा है, 8 चौक 32 पूरा पूरा चला गया और 6 आ गया। अब शेषफल 6 आ गया, तो शेषफल 6 का मतलब है कि ये नंबर 8 से जो मल्टीपल था उससे 6 ज्यादा पड़ा है। वो कह रहा है कितना घटाएं कि 8 से मल्टीपल हो जाए, 6 घटा लो, जो रिमाइंडर है वो हटा देंगे,
तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 घटा दीजिए। इतना सा करना था, इतना बड़े नंबर का कोई काम ही नहीं, इतना ही कर लो, लास्ट की 3 डिजिट काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य है? अब 132 में लोग उलझ जाएंगे, अरे 132 जानबूझ के दिया है। आप 132 देखो, एक और दो का सम बीच में पड़ा है, इसका मतलब ये 12 इंटू क्या है, 11 है। अब जैसा कह रहा हूं वैसा फॉलो करते रहना। 12 का मतलब है कोई भी नंबर 12 का मल्टीपल होगा तो उसको क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले इवन होना पड़ेगा। तो नंबर देखो इवन है क्या, सारे नंबर इवन है, ओके। अब 11 को पहले देखो, फिर 12 को तुरंत चेक कर लो। 11 को देखने का मतलब है 6 6 ये पूरा भाग गया 60, और तुरंत 11 का भाग देने के बाद किसका भाग दे दो, 12 का। अरे पहले 11 का दे दो और फिर 12 का दे दो, तो 11 का भाग देके तुरंत 12 का दे दो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 12 का भाग दिया 5, मतलब ये नंबर तो जा रहा है। अब यहाँ देखो 7 और 4, बीच में सम होना चाहिए था 11, मतलब ये नंबर तो देखो 7 और 4 11, 11 में से 5 गए 6, और एक छोड़ के एक घटाते हैं ना नंबर, 11 में से 5 गए 6, 6 11 का मल्टीपल है क्या, जीरो तो बना नहीं, 11 का मल्टीपल है नहीं, मतलब ये नंबर 11 से जाता नहीं। जब जाता नहीं तो ये नंबर हटा दो। 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11, मतलब 11 से तो जा रहा है, फटाफट जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 84 बार। अब 12 की टेबल में 84 आता है क्या, हाँ 7 बार आता है, तो ये नंबर है डिविजिबल। 2 4 6 5 1 6, देख रहे हो ना, 11 से तो जा रहा है। अब 11 से जा रहा है, फटाफट नंबर लिख दो, 11 एकम 11 35, 11 इंटू 3, और ये 132, और ये नंबर 12 की टेबल में भी आ रहा है 11 बार, तो 12 की टेबल में भी आ रहा है, तो ये नंबर तो पूरा पूरा डिविजिबल है। 1526 आ जाओ, 11 देखो 6 5 11, 11 में से 3 गए 8, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल तो नहीं है, हटा दो इस नंबर को। ये 9 और ये 9 देखो, ये 9 और ये 9, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। क्या लाइट गई है, ठीक है, चलो। 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। जब ये 9 और 9 आपका 18 हो गया, सॉरी मैंने फटाफट में मिस्टेक कर दी, 9 और 9 18 नहीं, ये 9 और ये 9, 9 में से 9 घटाया कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब 11 से तो जा रहा है। 11 से जा रहा है तो देखो 11 एकम 11, और ये कितनी बार जाएगा, 180। अब 180 में किसका भाग देना है, 12 का। भाग जा रहा है कितनी बार, 15 बार, तो भाग जा रहा है तो ये नंबर अपने अकाउंट होगा। अब देखो आगे, 2045, ये 5 और ये 6 नहीं जाएगा, ये 1 और ये 9 8, ये नहीं जाएगा, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है जो इससे डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला, 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य 790 है, तो 8 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। कभी कभार बहुत बार इसको कांट बी डिटरमाइंड भी कह देते हैं, एक ऑप्शन देना चाहिए, सीबीडी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। मेरी एक बात समझो, कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा, पर मीनिंग समझना। एक नंबर दिया मैंने 4x प्लस 5y इक्वल टू, मैंने कुछ भी बोल दिया 19, तो इसमें तो x और y की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं चाहूं जितनी पॉसिबिलिटी ले सकता हूं x और y को लेकर के, लेकिन यहां पर x की वैल्यू मानेंगे तो y आएगा। पर क्या आप डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हो मुझे 2x प्लस 3y, कभी नहीं, इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं x की वैल्यू दोगे तो y बता दूंगा, पर इस इक्वेशन की वापस वैल्यू कैसे निकालूंगा। अगर दो वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे पूछ लेवे, जस्ट इसका डबल ही दे देवे तो वो कि 8x प्लस 10y, फिर तो इसका आंसर 38 हो गया ना, फिर निकाल सकते हैं, जस्ट डबल देवे तो। मतलब इस पूरे की वैल्यू उसमें यूज आ रही है, दो कॉमन लो अंदर बन गया 4x प्लस 5y, वो एज इट इज ही मैंने पुट कर दिया, x और y से ये इंडिपेंडेंट है, यही वैल्यू काम आ रही है, तो वैल्यू निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी कभी भी। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मुझे क्या दिया है, 32 पेन x मान लो, 12 पेंसिल y मान लो, ये मूल्य मुझे दे दिया 790, और मुझसे पूछा 8 पेन और 3 पेंसिल, इसका मूल्य। आप यहां से यहां आओ, कितना हो रहा है, 1/4, तो ये भी अगर 1/4 हो रहा है तो ही मामला बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस, माइनस होगा तो नहीं बैठेगा। अब ये 1/4, तो ये भी 1/4, तो आंसर 790/4। चलो भाग देते हैं, 7 1 जा 7, 39, 7 9 जा 36, 19 कहाँ मिल गया आंसर, हमें क्यों देखना ज्यादा, तो 197.5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एक एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से
10% कम थी। जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है वैसा अपन करते जाते हैं, मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। मूल भाज्य से 10% कम थी तो ये 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। और गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाजक से 20% कम थी, मतलब ये 5, तो ये कितना हो गया, 4। जैसा दे रहा है वैसा लिख दिया। मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था, मतलब ये कितनी बार गया था, 24 बार गया था, ये तो कंफर्म है। तो शेषफल कितना आया, 0 आया। अब 0 शेषफल के लिए क्या करेंगे, ये नंबर कितना होना चाहिए आपका, अरे कितना होना चाहिए, 10, ये 24 बार जा रहा है, मतलब ये नंबर कितना होना चाहिए, 240। 240 के लिए कितना गुना हो जाएगा, सॉरी, 240 के लिए कितना गुना हो जाएगा, ये 48 गुना। मैंने एक मिनट, फटाफट में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, भाज्य और भाजक वाली गलती कर दी। देखिए, भाज्य से 10% कम थी, भाज्य 10% कम था, मतलब आपका ये 10 यहाँ आएगा और ये 9 यहाँ आएगा। और मूल भाजक से 20% कम है तो भाजक यहाँ आएगा, ये 5 और ये 4, और आपका आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 बार जाने का मीनिंग क्या होगा, यहाँ नंबर कितना होना चाहिए, 120। अरे जब भी तो आंसर 24 आएगा, वो क्या कह रहा है, भागफल 24 आया और शेषफल 0 था, मतलब 24 बार पूरा पूरा भाग गया। 24 बार पूरा पूरा भाग जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर 120 होगा तभी जाएगा। अब 10 को अगर मैं 120 लिखूंगा कितना गुना, 12 गुना, तो ये ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 9 × 12, कि ये नंबर 9 × 12 था। और अगर इसमें 4 का भाग दूंगा मैं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 27। तो भागफल कितना आ जाएगा, 27, तो इसका आंसर होगा 27। बस अपन को ये पता होना चाहिए भाज्य क्या है, भाजक क्या है और शेषफल क्या है। तो अभी आप देखेंगे 10 से 9 कौन हो रहा है, 10% कम थी तो भाज्य, तो अंदर क्या आएगा, भाज्य, यहाँ क्या आएगा, भाजक, और ऊपर क्या चला जाएगा, शेषफल। इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, 20% जो रिड्यूस हो रहा है लेस देन द ओरिजिनल डिवाइजर, तो ये डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये क्वेश्चन। क्लियर है, इसको लिख लीजिए कहीं पर, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। 99 का मीनिंग समझ लो पहले, 99 मीन्स 11 × 9। अब मुझे सभी अंकों का देखो योग भी करना, कोई भी एक नंबर भी आ गया तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, दूसरा चेक थोड़ी ना करूंगा कि नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे देखो, 8 और 5 13, 13 और 3, सारे नंबर मत जोड़ना, 11 से सारे नंबर अपने आप जुड़ जाएंगे। तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 में से 5 गए, 11। अब ये तो 11 का सेट हो गया, और 16 और 5 कितने होते हैं, 21, मतलब ये नंबर नहीं है। सेम चीज 7 6 13, 13 और 6 19, और ये कितना है 8, तो 19 में से 8 गया, ये भी 11 हो गया। लेकिन 19 + 8 कितना होता है, 27, तो ये तो मैच हो गया। और 19 + 8 27 होता है ना, तो ये तो मैच हो गया। तो यही आंसर हो गया कि ये 9 से विभाज्य भी है और 11 से भी विभाज्य है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है, 44 से डिविजिबल है, ऐसा कौन सा नंबर है। देखो अब आपकी प्रैक्टिस बताएगी, 44 मतलब 11 × 4, 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट से ये नंबर तो हट गया। अब बाकी नंबर बचे, क्योंकि 02 तो होगा नहीं, 02 होगा वो 4 से डिविजिबल ही नहीं होगा। अब देखो, अब बात किसकी है, 11 की है। तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में से 7 गए 11, तो ओके टिक, क्योंकि ये नंबर तो 4 से डिविजिबल है, कंफर्म हो गया। 11 से भी है तो बात खत्म हो गई। तो आपको सिर्फ देखना है कि 11 से डिविजिबल कौन सा था, कि 6 7 13 5 18, 18 में 7 गए 11, तो मेरा आंसर मैच हो गया। ऐसे देखो कितने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। अब इसका मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ समझ लेना। अगर मुझे कोई कहे 7 से लेकर 16 तक कितनी संख्याएं हैं, 7 से लेकर के 16 तक, तो अपन क्या करते हैं, 16 में से 7 घटाते हैं। मीनिंग समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेसिक गलती, मतलब सिली मिस्टेक है जो अपन से नहीं होनी चाहिए। 16 में से 7 गया 9 आया, ये 9 क्या आया, कभी रटना नहीं। 16 में से 7 गया 9 आया, मतलब आपने 7 काउंट किया, किया नहीं किया, 7 को हटा दिया। तो 7 को छोड़ के 16 तक संख्याएं 9 है। अगर आपको 7 भी चाहिए तो एक जोड़ दो,
तो अब संख्याएं मुझे पता चली 7 से लेकर 16 तक कितनी होती है, 10 संख्याएं होती है, 9 नहीं होती है, 7 से 16 तक। लेकिन कोई मुझे कहे 7 और 16 के बीच में चाहिए, कोई बात नहीं, 16 में से आपने 7 घटाया, तरीका तो आप यही करोगे फटाफट। अब कोई बीच में गए तो सर 7 को मत लो, 8 ले लो, 16 मत लो, 15 ले लो, फिर काउंट कर लो, ये आपकी इच्छा है। मैं तो बता रहा हूँ ऐसा भी करे, दिक्कत नहीं है। 16 में 7 घटाया 9 आया, 9 क्या है, 7 तो नहीं है उसमें इंक्लूड, 8 से लेकर के 16 तक। तो 16 आपको चाहिए क्या, अभी 8 से आ रही, 7 तो नहीं आया, 16 भी नहीं चाहिए, तो एक घटा दो 8। तो उसके हिसाब से करो ना। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। अब मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ, आपको जो तरीका समझ में आए वो तरीका फॉलो कर लो। यहां से लेकर के यहां नहीं, इनके बीच के नंबर चाहिए। 121 भी काउंट नहीं करना है, 144 भी काउंट नहीं करना है, इनके बीच की संख्याएं कितनी है। जब मैं 144 में से 121 घटाऊंगा तो 23 नंबर आएंगे। लेकिन इसमें से 121 तो काउंट नहीं हुआ, 121 को तो घटा दिया, लेकिन 144 तो काउंट है ना, वो भी नंबर नहीं चाहिए, तो नंबर कितने होंगे, 22 होंगे। आपको सर ऐसे नहीं, मेरे दिमाग में तो ऐसे आया, मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा कि 121 नहीं चाहिए, 122 से चाहिए, 144 नहीं चाहिए, 143 तक चाहिए। अब घटा लो 143 माइनस 122, और प्लस 1 तो करना ही है 22। अब कोई यहाँ पर कहेगा सर 143 में से मैं 121 ही घटाऊं तो 122 घटाऊं नहीं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपने अपना लॉजिक किस प्रकार सेट किया हुआ है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। पहले तो 3 अंकों की छोटी संख्या छोड़ दो, पहले तो वो नंबर निकालो जिसमें 2, 3, 4 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें कभी भी भाग देंगे 2 का, 3 का, 4 का, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और मुझे बोला है कि सॉरी, रिमाइंडर 0 आएगा, सॉरी। 12 एक ऐसा नंबर है जिसमें कभी भी 2, 3, 4 का भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। अगर आपको हर स्थिति में शेषफल 1 चाहिए तो +1 कर दो। तो ये सबसे छोटा नंबर आ गया 13। 13 एक सबसे छोटा नंबर है जिसमें 2, 3 और 4 का भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आएगा। पॉइंट क्या है, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, 3 अंकों की छोटी संख्या चाहिए। पर पहले आओ, अगर नंबर बढ़ाना हो, दूसरा नंबर चाहिए, तो दोगुना नहीं करूंगा पूरे नंबर को। पूरे नंबर को दोगुना करने से रिमाइंडर दोगुना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसका मीनिंग ये है कि 12 का कोई भी मल्टीपल हो उसमें 1 जोड़ दो, ये नंबर हमेशा आपको रिमाइंडर 1 देगा। आप देखो 12 में तो 2, 3, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका तो रिमाइंडर हमेशा के लिए 0 हो गया, ये रिमाइंडर 1 हो गया। तो जो मेरा नंबर है वो 12n+1 है, ये तो पहले बात तो पता चल गया। अब आप 12 का इतना गुना ले ना भाई आप, कि आपके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बने। तो एक तो मुझे समझना है जो भी नंबर होगा 12 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, जो कि सिर्फ 109 है। बाकी कोई नंबर है ही नहीं, तो क्यों दिमाग लगाना, मैं क्यों सोचूं 12 का इतना मल्टीपल लाऊं, एक ही नंबर सेट हुआ। आप कहेंगे ज़्यादा है तो जो 2 नंबर में कम वाला हो वो ले लो, तो ऑप्शन में से ही ढूंढना है, दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी लगे तो 12 × 8 छिन्नू होता है, एक जोड़ा 97, तो ऑब्वियस है 12 × 9 वाला ही बैठेगा, तो 12 × 9 108 +1 109, ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 और 3 दोनों से भाज्य होती है। ध्यान रखना, वो कह रहा है 3 अंकों की छोटी वह संख्या बताओ जिसमें 5 बढ़ाऊं तो 2 और 3 से विभाजित हो जाए। किसी में भी 5 बढ़ाना है और वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड का मतलब इवन नंबर आना चाहिए। थोड़ा लॉजिकल सोचिएगा आप, इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर कब आएगा, जब ये नंबर क्या होगा, ऑड। अरे न, समझो ये नंबर पहले से इवन हो गया, ज्यादा लंबी डिजिट क्यों लेते हो, पहले से इवन हो गया, तो 5 जोड़ने पर कभी भी 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो जो इवन दिए इनको हटाओ, ये यूं ही दिए हुए हैं, थोड़ा लॉजिकल सोचो ना भाई। अब 2 और किसी से आना चाहिए 3 से, अब बचे क्या नंबर, 105। 105 में 5 जोड़ो तो 110, 103 में 5 जोड़ो तो 108, तो 108 आंसर हो गया, 110 में 3 का भाग नहीं जाता। क्वेश्चन सिंपल आता है, हम उसको किस प्रकार जज करते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आंसर 108। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देखो 1 -2 3 -4 +5 -6 कितना होगा।
अब एक एक छोड़ के लोग नंबर ऐड करते हैं। अरे 1 - 2 ये अपने आप में कितना है, -1। फिर 3 और -4 कितना है, -1। और 100 पद है, दो दो के जोड़े बनाऊंगा तो कितने जोड़े बनेंगे, 50 जोड़े बनेंगे। और हर जोड़े की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 -1। ऐसे कब तक चलेगा, 50 पद तक चलेगा। तो -1 50 बार जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा, -50। था ना सिंपल। मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेंगे तो कुछ क्वेश्चन 2-2 सेकंड के भी होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। इफ 5a 7 2b इज डिविजिबल बाय 11, अब अपन इतना क्वेश्चन इतनी बार कर चुके हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस है। आप देख रहे हो बार बार 11 11 11 को यूज कर रहा है। अब 11 के लिए देखो, नंबर है 5a 7 2b, और जब आप इसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, ऐसे 7 और 5 12 प्लस b, और घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, 2 + a। या तो ये 0 आएगा या 11 का मल्टीपल होगा। अब 12 में से 2 गया, ये 10 हो गया, प्लस का b माइनस का a। अब या तो ये 0 है या 11 है। अब मुझे बोला है b माइनस a का मान क्या होगा। अगर ये 0 हो गया तो b माइनस a कितना हो जाएगा, -10। दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। 0 हटाओ, 11, 11 हटाते b माइनस a कितना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कोई तरीका नहीं है निकालने का, मतलब कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको अभाज्य संख्याएं दिमाग में रखनी है। अब अभाज्य संख्याएं का थोड़ा समझ लोगे तो कभी दिक्कत आएगी नहीं। अगर 1 से लेकर 10 की बात करें, जब तो 2 3 5 7 ये सब है। लेकिन अगर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे अपन 10 के आगे, तो उनकी यूनिट डिजिट को पकड़ो। ऐसा कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट यही होगी, इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट हो सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। अब इन यूनिट डिजिट में आप एक चीज देखो, अगर आपको बताता हूँ, 0 किसी की भी यूनिट डिजिट में हुआ तो इवन नंबर हो गया। तो 0 2 4 6 8 ये कभी भी अभाज्य संख्याओं में नहीं आएगा। मतलब यहाँ कोई भी नंबर लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, जैसे मैंने 3 लगाया, तो 30 32 34 36 38 कभी भी नहीं होगा अभाज्य संख्या, होगी क्या, नहीं होगी। 5 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जिसकी यूनिट डिजिट 5 है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब अगर 10 से आगे बढ़ जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट में कौन कौन होगा, 1 3 7 9। मैं नहीं कह रहा है सब यूनिट डिजिट होगी, जैसे 11 13 17 19 हो गई। पर 21 नहीं है, 23 है, 27 नहीं है, 29 है। तो देखना कितना आसान हो गया। अब उनको सिर्फ 1379 में देखना है। पॉइंट ये था, एग्जामिनर ये चाहता था। अब देखो 20 के आगे 21 है, सॉरी, मतलब 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो 23 है। अब देखो फटाफट लिखना सिखाता हूँ, 23, फिर 25, 25 लेना नहीं, 27 नहीं है, 29, फिर 31, 33, 37, 39 है नहीं, 41, 43, फिर 47 और 49 है नहीं, हो गया 1379 1379। इसके अलावा दिमाग में नहीं लगाया, 3 3 6 और 7, आंसर इज 7। कोई एक आध नंबर रह गया हो तो देख लेना, उम्मीद है नहीं रहा होगा। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। लो, 3 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत का मतलब समझते हैं आप, सीक्वेंस में चलेगी। सीक्वेंस मतलब पहला नंबर अगर 10 है तो अगला 12 होगा, फिर 14 होगा, राइट। इसका मतलब ये एपी हुई कि नहीं हुई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई। और हमने आज का दिन शुरू वहीं से किया था कहीं ना कहीं, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 बोला था। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज और सिखाता हूँ। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3 5 7, देखो 3 5 7 9 11 ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसका एवरेज निकालने का एक तरीका तो ये है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, एपी हो तो। लेकिन अगर बीच वाली संख्या आपको पता हो तो वो भी क्या होती है अपने आप में, एवरेज। मिडिल टर्म इज ऑल्सो एवरेज। तो यहाँ पर संख्याओं का योग कितना है, 126। उसमें 3 का भाग दो, कितना हो गया, 63। ये 63 नंबर क्या होगा, मेरा मिडिल नंबर होगा, सॉरी 62, 62। ये 62 मेरा क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। तो इसके पहले कौन सा नंबर होगा, 60, इसके बाद कौन सा होगा, 64। इसने मेरे को क्या कहा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहली बात तो यूनिट डिजिट में 0 होना अनिवार्य है, सब में है। अरे फिर 4 6 24, 0 के पहले 4 होना चाहिए। मैं नहीं करूंगा गुणा भाई, मुझे दिया हुआ है तो मैं फटाफट आंसर लिखूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी से 7 अधिक है,
अब इसको आप कैसे करते हो, इक्वेशन बनाते हो, क्या करते हो, मैं इसको जो बताता हूँ, इक्वेशन बना के तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे, लेकिन मैं इसको जो मेथड बता रहा हूँ अगर आपके दिमाग में वो बैठ जाए तो बेटर है। ए बी से 7 अधिक है, इसका मीनिंग है अधिक किसके पास है, अधिक है किसके पास, ए को पास बी से 7 ज़्यादा है, तो बी के अगर 7 निकाल दूँ, सॉरी, बी को अगर मैं अपनी तरफ से 7 दे दूँ, अपनी तरफ से, तो ए और बी बराबर हुए या नहीं हुए, ये सर हो गए। क्यों? क्योंकि ए बी से 7 अधिक है, ए इज 7 मोर देन बी, मतलब ये 10 है तो ये 17 है, तो अगर मैं इसको 7 दे दूंगा तो बराबर हो जाएंगे ना ये आपस में। ओके, चलिए इतना बहुत है अभी। अभी आप आगे समझो। बी सी से 16 अधिक है, बी जो है सी से 16 अधिक है, 16 मतलब इसको कंपेयर ए से ही करो, 23 अधिक है, तो ए जो है बी से 7 अधिक है, ए सी से 23 अधिक है। एक काम करो, अगर मैं अपनी तरफ से बी को 7 दे दूं और सी को 23 दे दूं, तो ये दोनों बराबर, सब बराबर हुए कि नहीं हुए। आप इक्वेशन बना लो, लेकिन ये प्रोसेस फास्ट है, और इक्वेशन में भी सेम चीज होगी जो मैं बोलूंगा, लेकिन इस तरीके से आप फटाफट भी कर सकते हो। 7 ज्यादा और 23 इसको दे दो, 7 और 23 कितना, 30, तो 255 तो टोटल था ही। बी और सी को मैंने 30 दे दिए मिला करके, तो कितना हो गया, 285। और अभी सब बराबर हो गए, ए बी सी सब बराबर हो गए, तो 285 में मैंने भाग किसका दिया, 3 का, ये कितना आ गया, 75। तो ए कितना है, 75 है, बी कितना है, 75 माइनस 7, 7 तो मैंने एक्स्ट्रा दिया था ना भाई, तो अभी 75 हुआ, तो बी की वैल्यू कितनी है, 75 में से 7 गए, कितना बचा, 68। और सी कितना है, 75 में से 23 गए, 75 में से 3 गए, 72, और ये 42, सॉरी 72 और 52, तो ये नंबर आ गए ए बी और सी, तीन की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और मुझे आंसर देखना है कितना आएगा। तो लो, 3 × 75 प्लस सी मीन्स 52 माइनस 4 × 68, इसका यूनिट डिजिट 5, इसका यूनिट डिजिट 2, 4 8 32, तो आंसर 5। क्यों सॉल्व करें पूरा, नहीं सॉल्व करना पूरा, मेरे को तो यूनिट डिजिट से निकाल के आंसर मिल रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो ना, यूनिट डिजिट काम कैसे आती है, ऐसे आती है। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 5 प्राप्त होगा। अब 12, 16 और 24 इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेष फल 5 आना चाहिए। तो मैंने अभी क्या बताया कि 12, 16 और 24 का एलसीएम 48, कि जो भी नंबर होगा 48 के मल्टीपल में 5 जोड़ दो, ये नंबर हमेशा आपको 5 शेषफल देगा। और ये नंबर 550 और 700 के बीच जितने भी हैं उनका योग करना है, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। सबसे पहले तो 550 के ऊपर कब जाएंगे आप थोड़ा सोचिए, 10 गुना अगर मैं ले लूं तो 480 प्लस 5 485 हुआ, तो नहीं बैठेगा। 11 गुना लेता हूं मैं तो 528 प्लस 5 तब भी नहीं बैठा, तो ये आएगा 12 गुना पर, मतलब पहला जो मुझे नंबर मिलेगा n बराबर 12 पर मिलेगा, तो 12 पर ले लो आप। 480 और 96 मैंने 10 और 2 ऐसे जोड़ दिया, तो पहला नंबर मिलेगा मुझे 576 पर। इन नंबर के बीच में गैप कितना है, 150 का। और मेरा गैप कितना आता है, मल्टीपल कितना चलता है, 48 48 का। तो ऐसे कितने मल्टीपल चलेंगे, ऐसे कितनी बार नंबर मैं जोड़ के लिख सकता हूं आगे, 2 बार या 3 बार, इससे ज्यादा नहीं जुड़ेगा। आप देखो 48 को एक बार और जोड़ दो, 8 और 6 14, 7 4 11 और 1 12 और 624, और 48 को एक बार और जोड़ दो, तो 8 और 4 12, 2 4 6 और 1 7, और ये 6, 672। अब देखो 672 से ऊपर जाएंगे तो 700 से और संख्या ऊपर चली जाएगी, मतलब ये 3 अंक, ये 3 नंबर ही है, इनको जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखो 6 4 10 और 2, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन।
72x8431y4, बार बार देख रहे हो ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, डिवाइड देना है, बार बार ऐसा आ रहा है। आपने डिवाइड किससे दिया? 36 से दिया। 36 का मतलब क्या है? 36 का मीनिंग समझो, 9 × 4, कि 9 × 4 36 है। मीनिंग तो ये है इसका। 36 का मतलब है कि यहां जो y होगा वो आपका इस प्रकार हो, 4 से भाग देना मतलब अंतिम 2 अंक में आपको 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। और फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y पूछा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है मेरे को? x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। और अगर y को आपने 0 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। डिनोमिनेटर, कभी भी डिनोमिनेटर 0 हो, ऊपर चाहे कुछ भी हो, ये इनफाइनाइट होता है। और ये इनफाइनाइट अपना आंसर कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए अपन y को 0 नहीं ले सकते। तो अगला नंबर अपन y के लिए मिनिमम क्या लेंगे? 2। y को 2 होना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 2 आ गई, ये तो कंफर्म हो गया। तो अपन यहाँ y को 2 ले लेंगे। तो अब नंबर अपने पास सेट हो गया ऐसा कुछ, y की वैल्यू 2 सेट हो चुकी है। ठीक है, मैंने y की वैल्यू दी, x की वैल्यू निकालनी बाकी है। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल है तो बढ़ो आगे, 7 और 2 9। अब यहाँ भी कुछ सीखो, जब 9 से संख्या ऊपर बढ़ जाए ना तो हाथों हाथ रिमाइंडर निकाल दो, 9 का भाग दे दो, 7 और 2 9, 9 का मतलब 0 हो गया, इसको भूल जाओ, यहीं पर आगे बढ़ जाओ, 8 4 12, 12 का मतलब 3 हो गया, 9 से 3 ज्यादा है ना, और 3 6, 6 1 7, 7 और 2 9। तो ये पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो गया, और ये आपका क्या था? 4। एक मिनट, 8 4 12, 3 बचा, 3 3 6 7 2 9, तो यहाँ 4 बचा। तो मेरे पास नंबर आ गया 4 + x। अब आप जोड़ेंगे तो आपके पास सपोज आया होगा, 9 2 बार हटाया तो सपोज आ रहा होगा 22। जितना भी आ रहा होगा वो अपने आप में 4 है, 9 के मल्टीपल से जितना ज्यादा हो वही लिखो नंबर। कभी 10 आ गया तो मेरे लिए वो 1 है, 11 आ गया तो मेरे लिए 2 है, 9 के मल्टीपल से 2 ज्यादा। ठीक है, अब 4 + x, इस नंबर में x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। अब रखना तो अंक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो यहाँ पर 5 लिख दो और यहाँ पर 5 लिख दो, 25 में से 4 गया 21, 21/10। तो मेरा आंसर हो गया 2 1/10। चलिए, आज के क्वेश्चंस समाप्त हुए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।